बिहार के सासाराम में मैं मौजूद हूं क्योंकि रामनवमी शोभा यात्रा के बाद दो जिले जो बुरी तरीके से हिंसा की आग में धधके हैं, उसमें सासाराम शामिल है, नालंदा उसमें शामिल है। नालंदा के हालात कैसे हैं, मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है, बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस हिंसा से जुड़ा हुआ अपडेट सबसे पहले आप जान लीजिए। बेशक बताया ये जा रहा है कि हालात अब सामान्य हो चुके हैं, धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, पुलिस की जो गश्ती है वो यहां पर बढ़ा दी गई है, डिप्लॉयमेंट यहां पर ज्यादा हो चुका है, पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो इस वक्त दहशत में है। कई सारे इलाके यहाँ पर ऐसे बताए जा रहे हैं, तस्वीरें हमारे पास है कि लोग अपने आशियाने को छोड़ने को यहाँ पर मजबूर हो चुके हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि कल कौन सी हिंसा भड़क जाए और उसमें हमारे परिवार वालों की जान भी जा सकती है। अभी तक आपको बताऊं सासाराम में 43 ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। वही नालंदा की बात करें तो 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इन सबके बीच में प्रशासन का फेल्योर ये है कि वो अभी तक भी लोगों में वो भरोसा कायम नहीं कर पाई है कि आप अपने घर में आराम से रहिए, हम यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि सबसे पहले आप देखिए रामनवमी की शोभा यात्रा में कैसे यहाँ पर पथराव होता है, हिंसा भड़कती है और उसके बाद नालंदा में फायरिंग होती है, बम ब्लास्ट यहाँ पर होता है, धारा 144 लगी हुई है, लेकिन एक घर में बम बनाया जाता है और वो बम फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, 6 लोग जख्मी हो जाते हैं। नालंदा के हालात यहाँ पर कैसे हैं, चंद्रमोहन मेरे साथ वहां से लाइव जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, ये प्रशासन का फेल्योर कहेंगे या फिर इसे क्या कहा जाएगा? क्योंकि मुस्तैदी त्वरित कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन त्वरित कार्रवाई इसे तब माना जाता जब शोभा यात्रा के दौरान जो पथराव हुआ, हिंसा हुआ, वो फिर से ना होने पाता। लेकिन ये तो बदस्तूर जारी रहता है। वहां के हालात क्या कह रहे हैं? क्योंकि चंद्रमोहन, खबर ये आई थी कि कल शाम एक डेड बॉडी भी मिली है, क्या अभी तक साफ हो पाया है कि कोई हिंसा से जुड़ा हुआ कनेक्शन उसका है? चंद्रमोहन, देखिए, बिल्कुल देखिए, नालंदा में अभी हालात तो सामान्य है, लेकिन प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज तक इंटरनेट सेवा बंद किया गया है। आज 5वां दिन है और आज शाम के बाद ये कहा गया है कि इंटरनेट सेवा शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में अगर उस बंदी को और बढ़ाने के हालात पैदा होते हैं तो जाहिर सी बात है, सीधे तौर पर यह सवाल खड़े होंगे कि क्या प्रशासन अभी भी लोगों में भरोसा कायम नहीं कर पाई है। और कहीं ना कहीं रामनवमी के जुलूस के दौरान जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है, ये प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या वहां पर पुलिसकर्मियों की ठीक तरीके से तैनाती नहीं थी, क्या ज़्यादा संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं थे जो इस तरह के वारदात सामने आ गए और एक के बाद एक कई दुकानों में आग लगा दी गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई और शहर में आज भी धारा 144 लागू है, तो वहीं इंटरनेट सेवा बंद है। तो प्रशासन के ऊपर सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जाहिर सी बात है, कल शाम में डेड बॉडी एक मिली है, वो भी शहर के नगर परिषद इलाके में। तो इसकी पूरी जांच चल रही है कि वो डेड बॉडी कैसी है और कहां से आया। ये तो पुलिस का काम है। हैरानी की बात ये है कि पहले दिन जब त्वरित कार्रवाई की बात कही जाती है, उसके बाद भी आप देखिए फायरिंग होती है और उसके बाद ब्लास्ट होता है। और परसों की खबर है कि एक घर में यहाँ पर बम तक फेंक दिया गया। सिर्फ यहाँ पर हिंसा नहीं हो रही, यहाँ पर लूटपाट की घटनाएं भी हो रही है। यहाँ पर लोगों के घर से सामान को लूटा जा रहा है और सिर्फ घरों से नहीं, मॉल से भी। वो तस्वीर बाकायदा हमारे पास है कि मॉल में लोग घुसते हैं, लूटपाट वहां से करते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। अब ऐसे समय में वो लोग अपना घर छोड़कर वहां से नहीं जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? उनके पास क्या इसके अलावा कोई विकल्प रह जाता है अपने आप को, अपने परिवार को बचाने का? बहरहाल देखिए, जरूर ये कहा जा रहा है कि हालात यहाँ पर सामान्य हो चुके हैं, लेकिन जो नालंदा से चंद्रमोहन ने खबर बताया कि कल डेड बॉडी मिलती है, जांच जरूर हो रही है, इंतजार करना होगा जांच में क्या सामने आता है। लेकिन सासाराम, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, वहां के करबला इलाके में भी आप देखिए सुबह 3 बजे की घटना सामने आती है जहां पर आग लग जाती है। अभी आग कैसे लगी, किसने भड़काई ये आग, क्या इसका कारण था? हालांकि बताया ये जा रहा है कि आग को बुझा लिया गया है, लेकिन इस आग ने भी अब बहुत सारे सवाल, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर फिर से खड़े कर दिए हैं। क्योंकि सासाराम और नालंदा ये 2 जिले हैं जहां पर हर दिन आप देखेंगे तो छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, जबकि यहाँ पर जो माहौल है वो शांत हो जाना चाहिए था। जब ये कहा जाता है कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है, जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं, तो फिर सवाल ये है कि ये घटनाएं यहाँ पर कैसे हो रही हैं? आग यहाँ पर करबला में लगी है, ये भी जानकारी मिल रही है, जांच होनी बाकी है, क्या कुछ सामने आता है जरूर देखना होगा। लेकिन ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे, बिहार के 2 जिले
सासाराम और नालंदा पर सवाल ज्यादा इसीलिए भी है, आप समझिए, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनका गृह जिला है। चंद्रमोहन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। अब सवाल यह है कि सोची समझी साजिश थी क्या? और ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप सीसीटीवी देखेंगे आपको बड़ी तादाद में बच्चे नजर आएंगे। क्या बच्चों को ढाल बनाकर हिंसा यहाँ पर करवाई गई क्या? और अगर ये कहा जा रहा है कि रूट बदल दिया गया, डीजे की अनुमति नहीं थी, बहुत सारी थ्योरीज इसको लेकर सामने आ रही है, लेकिन तब भी पत्थर वहां पर घर में कैसे आए? उन बच्चों को किसने ये समझाया कि आप जाइए और पत्थर फेंक दीजिए, आप हिंसा कर दीजिए? चंद्रमोहन। बिल्कुल, और जो सीसीटीवी दिख रहा है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बच्चे आगे पहुंचते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और वही बच्चे आग भी लगाते हैं। तो एक तरह से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बच्चों को ढाल बनाया गया है इस पूरे हिंसा को भड़काने में। और उसके बाद फिर जो सीसीटीवी सामने आए हैं उसके जांच भी चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये घटना हुई उसके पहले जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रशासन को आम लोगों के तरफ से यह सूचना दी गई थी कि कई ऐसे जगह हैं जहां पर पत्थर इकट्ठा किए जा रहे हैं। और जब रामनवमी का वक्त था उससे 2 दिन पहले जब शहर में पोस्टर लगाए गए थे और जो झंडे लगाए गए थे उस वक्त कई झंडों को उखाड़ कर फेंक दिया गया था। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक उस समय भी आम लोगों ने प्रशासन को सूचना दी और शायद अगर प्रशासन उसी समय सचेत हो गया रहता, कार्रवाई की गई होती, तो ये नौबत देखने को नहीं मिलती। जब रामनवमी का जुलूस निकला और उसके बाद उस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, कई दुकानों में आग लगा दिया गया, जबरदस्त शोभा यात्रा का मौका था। ये सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश के लिए सेंसिटिव उस वक्त था। अलग अलग राज्यों में तैनाती पुलिस फोर्स की गई थी और रामनवमी के दौरान बिहार में पहले भी हिंसा हुई है। तो फिर सवाल ये था कि आगे ऐसा ना होने पाए, ऐसी स्थिति ना बनने पाए। अगर वो कह रहे हैं कि एक सेंसिटिव इलाका था जहां पर कोई ऐसा मोहल्ला था जहां पर एक समुदाय के लोग ज्यादा रहते थे और फिर वहां से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन क्या तब भी ये हो सकता है कि क्योंकि वहां से शोभा यात्रा निकल रही है इसीलिए आप पथराव कर देंगे, इसीलिए आप हिंसा को वहां पर भड़का देंगे? और बड़ी तादाद में जो बच्चे थे वो आपको इन सीसीटीवी फुटेज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो सीसीटीवी हमारे पास है, जिनको आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे एक यहाँ पर जो समुदाय के लोग हैं वो पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं और सबसे ज्यादा बच्चे इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। वो सीसीटीवी हम आपको भी दिखाते हैं। बिहार में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद भड़की हिंसा की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें बिहार के 2 जिलों में कानून व्यवस्था धुआं होती दिखाई दी। देखते ही देखते दोनों जगहों पर हिंसा भड़क उठी। पत्थरबाजी, आगजनी, गोलीबारी और धमाके ने लोगों को दहला कर रख दिया। बवाल की शुरुआत रामनवमी के अगले दिन रोहतास में हुई। 2 गुट आपस में भिड़ गए, फिर हिंसा की आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। नालंदा में भड़की हिंसा की जांच कर रही पुलिस के हाथ कई सीसीटीवी वीडियो लगे हैं। नालंदा के बिहार शरीफ से सामने आए सीसीटीवी वीडियो में उपद्रवी आगजनी और पथराव करते दिखाई दिए और हिंसा की आग में करोड़ों का नुकसान हुआ। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बिहार शरीफ के एक इलाके में उपद्रवी बड़ी संख्या में पहुंचे और वहां खड़ी एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद भी उपद्रवी रुके नहीं और पथराव करते हुए आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान उपद्रवियों ने इलाके में कॉपी किताबों के गोदाम को निशाना बनाया और उसमें तोड़फोड़ करने के बाद देखते ही देखते गोदाम में आग लगा दी। पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी के कई वीडियो पुलिस के हाथ लगे। नालंदा से सामने आए एक और वीडियो में उपद्रवियों की भीड़ ने एक शोरूम को निशाना बनाया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे उपद्रवियों ने शोरूम के दरवाजे को पत्थर मारकर तोड़ दिया और भीड़ शोरूम के अंदर घुस गई। देखते ही देखते पूरे शोरूम को लूट लिया गया। पुलिस ने नालंदा में हिंसा भड़काने वाले मामले में अब तक 15 FIR दर्ज की है और 130 लोगों को गिरफ्तार किया है। और बिहार का सासाराम जिला जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पर स्थिति इसलिए भी ज्यादा खतरनाक बताई जा रही थी क्योंकि आप देखिए ये जो शोभा यात्रा के बाद हिंसा हुई वो बदस्तूर यहां पर जारी रही। कभी यहां पर जो बम ब्लास्ट है वो होता है, कभी किसी के घर में बम फेंक दिया जाता है, इसीलिए लोग यहां से पलायन करने को मजबूर हो गए। लेकिन इन सबके बीच में सवाल ये कि इस हिंसा का गुनहगार कौन है, और इसी की तफ्तीश करते हुए अभी तक सासाराम में 43 ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस गिरफ्तारी में भी सबसे ज्यादा बच्चे शामिल है। इसीलिए सवाल है कि क्या बच्चों को ढाल बनाया गया क्योंकि उन्हें सजा कम होती है? क्या ये पूरी साजिश के तहत किया गया? दिखाते हैं आपको। बिहार का सासाराम सहमा हुआ है, लोग घर में दुबके हैं। हिंसा तो खत्म हो चुकी है लेकिन लोगों के दिलों में हिंसा की दहशत अब भी बाकी है। सड़कों पर पुलिस का पहरा है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, लेकिन दहशत की वजह से लोग घरों के बाहर निकलने में भी डर रहे हैं।
क्योंकि हिंसा की साजिश रचने वाले अब भी छिटपुट कोशिशों को अंजाम देने और अफवाहों को फैलाने की फिराक में हैं। इस बीच सासाराम में विस्फोट की खबर ने एक बार फिर सबको डरा दिया, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि सासाराम शांत है और किसी तरह का विस्फोट नहीं हुआ। झोपड़ीनुमा घर में बम विस्फोट की घटना प्रकाश में आई, उसमें 6 व्यक्तियों के जख्मी होने की सूचना थी। सासाराम को हिंसा की आग में सुलगाने वाले 43 लोगों को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और बाकी लोगों की भी तलाश की जा रही है। उनकी पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी वीडियो खंगाल रही है और स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है। फिलहाल सासाराम में किसी प्रकार की हिंसा दोबारा ना हो, इसके लिए 4 अप्रैल रात तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया और संवेदनशील इलाकों में पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है। उमेश पाल शूटआउट में प्रयागराज पुलिस के लिए आज का दिन काफी अहम है। आज पुलिस शूटआउट केस में शामिल अतीक के शूटरों से रिमांड में पूछताछ करेगी और शूटआउट से संबंधित अहम जानकारी इकट्ठा करेगी। पुलिस को कोर्ट ने 5 शूटरों की रिमांड दी है। प्रयागराज पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में शामिल माफिया अतीक अहमद के शूटरों नियाज अहमद, मोहम्मद सजर, कैश अहमद, राकेश कुमार और अरशद कटरा उर्फ अरशद खान से रिमांड में पूछताछ करेगी। सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को इन 5 आरोपियों की 6 घंटे की रिमांड प्रयागराज पुलिस को दी थी। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक प्रयागराज पुलिस इन 5 शूटरों से जानकारी हासिल करेगी। पुलिस के लिए उमेश पाल हत्याकांड में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके पहले पुलिस ने बीते 29 मार्च को कोर्ट के आदेश पर नैनी सेंट्रल जेल में इन 5 आरोपियों से पूछताछ की थी। पुलिस के मुताबिक जेल में की गई पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली थी। उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियारों के बारे में पुलिस को इन शूटरों से जानकारी मिलने की उम्मीद है। पुलिस ने बीते 21 मार्च को अतीक अहमद के इन 5 शूटरों को उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आईपीएल 2023 के छठे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रनों से हरा दिया। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में सीएसके ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 217 रन बनाए। तो इसके जवाब में लखनऊ की टीम 7 विकेट पर 205 रन ही बना पाई। सीएसके की जीत के हीरो इंग्लैंड के मोइन अली रहे, जिन्होंने 4 विकेट हासिल किए। तो ये चेन्नई के लिए अहम जीत। आईपीएल 2023 के छठे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रनों से हरा दिया। चिदम्बरम स्टेडियम में ये मुकाबला खेला गया और जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 217 रन बनाए थे, लेकिन लखनऊ की टीम महज 205 रन ही बना पाई 7 विकेट के नुकसान पर और जीत रही चेन्नई सुपर किंग्स के नाम। इधर जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा में कटौती की गई। पंजाब सरकार ने सिद्धू की सुरक्षा Z+ से घटाकर Y+ कर दी, जिसके लिए सुरक्षा रिव्यू कमेटी की मीटिंग में चर्चा हुई और उसके बाद मान सरकार ने सिद्धू की सुरक्षा में कटौती का फैसला किया, जिसके तहत अब सिद्धू की सुरक्षा में 25 की बजाय सिर्फ 12 सुरक्षाकर्मी ही तैनात रहेंगे। चीन भारत के खिलाफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे पर फिर से जोर देने के मकसद से चीनी नामों का तीसरा सेट जारी कर दिया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के नक्शे में 11 जगह के नाम बदले हुए नजर आ रहे हैं। ड्रैगन हमेशा से अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता रहा है और भारतीय किसी भी नेता के अरुणाचल प्रदेश का दौरा करने पर वो चिढ़ जाता है, लेकिन अब तो उसने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए अपने भौगोलिक नक्शे पर अरुणाचल की जगहों के नाम ही बदल दिए हैं। चीन 2017 से अब तक 3 बार अपने भौगोलिक नक्शे पर भारतीय इलाके का नाम बदलने का दुस्साहस कर चुका है, लेकिन अप्रैल को जारी चीन के नए लिस्ट में अरुणाचल के 11 इलाकों के नाम बदले हुए हैं, जिनमें 2 जमीनी और 2 रिहायशी इलाके हैं, जबकि 5 पहाड़ियां और 2 नदियों के नाम भी शामिल हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है, लेकिन भारत चीन के दावे को नहीं मानता। भारत ये कहता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से ही हमारा अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा, और ड्रैगन के नापाक इरादे से ये सच बदलने वाला नहीं है। चीन के साथ भारत की 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। ये सीमा 3 सेक्टर्स ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न में बटी हुई है और ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, जो 1,346 किलोमीटर लंबी है। मिडिल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा है, जिसकी लंबाई 545 किलोमीटर की है। तो वहीं वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख आता है, जिसके साथ चीन की 1,597 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर अपना दावा करता है।
चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने जापान में अपने एयरबेस पर F-35 विमानों का नया बेड़ा तैनात कर दिया। यह दावा यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने किया और अमेरिका की वायुसेना के एक बड़े अधिकारी के बयान के आधार पर जानकारी दी। और दावा किया कि अमेरिका के F-35 विमानों का नया बेड़ा जापान के कदेना एयरबेस पहुंच चुका है। कदेना एयरबेस जापान में अमेरिका का एयरबेस है, जहां उसने पहले से तैनात F-15 विमानों की जगह ली। वैसे तो अमेरिका के ये दोनों लड़ाकू विमान दुश्मन को मजा चखा सकते हैं, लेकिन स्टेल्थ तकनीक समेत बेहतरीन नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम F-35 विमानों को बेहतर बना देता है, जो कदेना में तैनात बाकी लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर काम करेंगे। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि अमेरिका के F-35 विमान अलास्का से जापान के ओकिनावा प्रांत के कदेना एयरबेस पहुंचे और वहां युद्ध अभ्यास की तैयारियों में जुट गए। मतलब ये कि चीन से तनाव के बीच